हमारे विधायक जी की सोच ही विकास वाली नहीं। मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आता कि भाजपा का कुछ किया हुआ है। ट्रेंड चला रहा, बस एक ही ट्रेंड पे राजनीति चल रही है रुद्रपुर की। मैं सबसे पहले उस ट्रेंड को बदलना चाहता हूँ। मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैं तेरी कसम खाता हूँ, ये इस तरह की राजनीति करके चौपट कर रखा है रुद्रपुर को। पूरा तरीके से चौपट है रुद्रपुर। लालच नहीं है पैसा कमाने का, ना मुझे कोई बड़ी गाड़ी में घूमने का, वो ऑलरेडी मेरे पास साधन है। हमारा जो इंजन है वो नया है, लेकिन डब्बे पुराने हो चुके हैं। सिद्ध हो गया है कि मोदी जी बहुत हट धर्मिता के आदमी हैं। ये देश के लोगों से भी हट धर्मिता करते हैं। नमस्कार दोस्तों, विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब परवान चढ़ने लगी है। दावेदारों ने अपनी दावेदारी संगठन के सामने पेश कर दी है। चाय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सीपी शर्मा जी। सीपी शर्मा जी की बात करें तो किसान कामगार संगठन से जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और सिडकुल से जुड़े आंदोलन हो या जनता की बात हो, सड़क पर आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं। लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनकी प्राथमिकताएं जानने की कोशिश करेंगे। शहर के लिए उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, जनता क्या सोचती है और कांग्रेस उन्हें टिकट दे तो उनकी क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी जो कि जनता को अच्छी लगेंगी। मैं बात करूंगा सीपी शर्मा जी से। शर्मा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। आपका चैनल फ्रंट न्यूज़ नेटवर्क में, जो आप रुद्रपुर का नहीं पूरे उत्तराखंड का एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल बन चुका है और लाखों लोग इसको देखते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से मेरी बात लोगों तक जाए और मुझे सौभाग्य मिला आपके साथ बैठ के बात करने का। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी आपके सवालात हैं। शर्मा जी, मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में गुटबाजी पूरी तरीके से हावी है। जिस तरीके से हरीश रावत जी ने कल 3 ट्वीट किए और उसके बाद पूरी सियासत गर्मा गई, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सीपी शर्मा किस गुट से हैं? देखिए, ये गुटबाजी कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में। ये सिर्फ एक अपनी बात कहने का ढंग है हरीश रावत जी का। हरीश रावत जी की जो है हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर नेता हैं। चाहे भाजपा की बात करो चाहे कांग्रेस की बात करो, तो बड़े लीडर्स हैं। तो उनकी कोई भी बात अगर कुछ ट्वीट करते हैं, कुछ वो फेसबुक पे कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अपनी बात करते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की निगाहें उनके ऊपर रहती हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने कल ट्वीट किया है, तो कुछ मैसेज दिया है प्रदेश के लोगों को। सभी ने उस पर, चाहे भाजपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के, सभी ने उसको हाथों हाथ लेने का काम किया है। तो ये गुटबाजी नहीं है, इसमें सिर्फ उनका एक अपना काम करने का एक तरीका है और वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चीज़ें उनकी आती रहती हैं फेसबुक पे क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत अपने आप को अपडेट रखते हैं, तो उसी का है। वैसे कैसी कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस बहुत मजबूत है। अभी परिवर्तन यात्रा हुई पूरे प्रदेश में, कुमाऊं क्षेत्र में, तो सारे नेता एक साथ थे, सारे लोग एक उस पर थे। तो अभी देहरादून में राहुल गांधी जी की रैली हुई, इतनी भव्य रैली हुई है कि वहाँ पे देहरादून में पैर रखने की जगह नहीं थी, सारे नेता एक मंच पर थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है कि कांग्रेस की चीज़ें एकदम बाहर आ जाती हैं और भाजपा की चीज़ें वो बाहर नहीं आ पाती, वो अंदर अंदर घुटती रहती हैं। आज भाजपा के अंदर जो अंदर घुटन है, हमें तो बहुत हम अच्छा मानते हैं इस चीज़ को कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपनी बात कह सकता है, बड़ा नेता अपनी बात कर सकता है, खुले मन से वो मन हल्का कर लेता है कह के अपनी बात। लेकिन भाजपा के अंदर जो घुटन है वो घुट घुट के मरता रहता है वहाँ। लेकिन हाईकमान से बात ना करके सीधे जनता के बीच में जाना, सोशल मीडिया पे प्रसारित करना कितना सही मानते हैं? पार्टी को कितना नुकसान होगा? नहीं, पार्टी को इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं। आज देख लो कि हम आज के सारे अखबार कांग्रेस के नाम से भरे हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय पेपर हो चाहे लोकल अखबार हो चाहे मीडिया हो, पूरा का पूरा आज कांग्रेस पे केंद्रित है। तो इसका मतलब कांग्रेस की तरफ प्रदेश देख रहा है। एक तरफ ये होता था कि कांग्रेस कुछ भी कहती रहे तो उसकी चर्चा भी नहीं होती थी। आज एक ट्वीट से इतनी बड़ी चर्चा होगी है, तो इसका मतलब कांग्रेस मजबूत है और लोगों ने मन बना लिया है। इसका मतलब कि जब इतनी बड़े इस पर कि भाजपा भी उसका तमाशा देख रही है। भाजपा एक तमाशबीन की तरह हो गई है प्रदेश में। जो हमारे
नेताओं के बयानों पे जो है वो खड़े होकर उस पर एक तमाशबीन की तरह देख रही है। तो नए साल में क्या नया होने वाला है? जैसा हरीश रावत जी कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि नए साल में कुछ नया होगा। नए साल में ये होगा कि हमारे पार्टी के सबसे पहले तो टिकट जो है बहुत जल्दी वितरण होने वाले हैं। सबसे पहला तो सभी को प्रदेश ये तो होना ही होना है, लेकिन नया क्या होने वाला है? नया ये होगा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी 2022 फरवरी मार्च में, जैसे ही इलेक्शन होगा सबसे बड़ा होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरे प्रदेश की जनता ने, पूरे प्रदेश के लोगों ने, अब नेता हमारे कुछ भी कहते रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मन बना लिया है। तो उसमें ट्वीट से या किसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ जनता ने एक चीज़ मन बना, कांग्रेस को देख रही है जनता, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी बने उसका कोई वो नहीं, कांग्रेस का ही बनेगा ना, कोई भी होगा, कांग्रेस को वोट दे रहे हैं लोग। तो आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर किसानों ने, मजदूरों ने, गरीबों ने, सरकारी कर्मचारियों ने और महिलाओं ने, युवाओं ने मन बना लिया कि कांग्रेस की सरकार को लाना है और प्रदेश को समृद्ध उत्तराखंड बनाना है। तो ये नारा प्रदेश में चल रहा है। अब इसमें हमारे ट्वीट और हमारे जो ग्रुपबाजी या गुटबाजी कोई मायने ही नहीं रखती है। अगर दावेदार के तौर पर देखा जाए तो सीपी शर्मा की क्या प्राथमिकताएं रही? मेरी प्राथमिकताएं इस शहर के लिए बहुत कुछ है मेरे मन में काम करने के लिए। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से देखता आ रहा हूं कि जिस प्रकार रुद्रपुर की राजनीति रही है वो एक परिपक्व राजनीति के तौर पर स्थापित नहीं। कोई भी नेता यहाँ पे इस तरह का काम नहीं कर पाया रुद्रपुर के लिए जो लोगों के दिल को छुए, लोगों के हित के काम हुए, लोगों के डे बाय डे में उनके काम आए, लगे कि सरकार ने उनके जीवन में एक बहुत परिवर्तन करने का काम किया है। आज रुद्रपुर कई चीज़ों से जूझ रहा है। नंबर 1 बेरोजगारी से, नंबर 2 आज सबसे बड़ा मुद्दा एक हमारे सामने एक सिडकुल बचाओ भी है। आज जिस प्रकार स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अपने मेहनत से, अपने बलबूते औद्योगिक आस्थानों की स्थापना करी, उसको भाजपा की सरकार उसको मुंह पलट के भी नहीं देख रही है। उनको सुख सुविधा, आज सिडकुल में चले जाइए आप, रात के 7 बजे के बाद मैं तो कहूँगा कि आपका चैनल इतना बड़ा है कि आप इसके माध्यम से इनकी आंखें खोलने का काम कीजिए कि शाम को 6 बजे के बाद अंधेरा आपको दिखाई देगा पूरे सिडकुल में, घास खड़ी दिखाई देंगी। ऐसा लगता है कि एक वीरान जंगल में हम आ गए, जो जिसको इतना सुंदर सिडकुल उद्योग बनाए थे। पूरा एक जब घुसते थे तो लगता था कि एक औद्योगिक आस्थान है। आज आपको झाड़ियाँ दिखाई देंगी, आपको बल्ब नहीं है उन पे, कहीं पेड़ सूखे हैं, ना कहीं हरियाली दिखाई दे रही है। तो एक बियाबान जंगल की तरह से सिडकुल को बना दिया है। अभी मैं आपको कहना चाहता हूँ, जगह जगह टेंट लगे हुए हैं, कोई फैक्ट्री के गेट पर धरने पे बैठा हुआ है, कोई दर दर की ठोकरें खा रहा है कि मुझे निकाल दिया गया, कोई कहीं से। मालिकों के सामने भी समस्याएं और मजदूरों के सामने भी समस्याएं। मैं ये नहीं कहता कि मजदूरों के सामने ही समस्याएं हैं, समस्याएं दोनों के तरफ हैं, क्योंकि उनका प्रोडक्शन, उनका मार्केट, उनका सेल वो है नहीं। तो स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है। रुद्रपुर में कूड़े का ढेर देखिए आप गली बस्तियों में चले जाइए, महंगाई के देखिए, किसानों के साथ, महिलाओं के साथ। तो स्थिति ऐसे हो गया कि विपक्ष का काम सरकार को चेताने का होता है। आपको क्या लगता है विपक्ष ने कितनी मजबूती के साथ अपनी भूमिका निभाई है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने नेता जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारे प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने 4.5 साल तक प्रदेश कांग्रेस की कमान, उनको क्या उस समय स्थिति थी कांग्रेस की, 10 विधायकों पे सिमट के रह गई थी कांग्रेस। उन्होंने उस लेवल पे लाकर आज एक सरकार बनाने के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा काम आज वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। हरीश रावत जी ने जो है उसमें और ताकत देने का काम किया। आज गणेश गोदियाल जी जो है एक ज़मीन से जुड़े हुए लीडर, उनके आप देखिए कैसे उन्होंने गढ़वाल के अंदर और
क्षेत्र के अंदर किस तरीके का अभी रैली हुई, तो तीनों नेताओं ने हमारे जो है वहाँ पे ऐतिहासिक रैली कहेंगे कि उत्तराखंड के अंदर पहली प्रथम ऐसी रैली है जिसमें इतनी भारी संख्या में भीड़ हुई। आज जहाँ जहाँ भी हमारे लीडर्स जा रहे हैं वहाँ लोगों का काफिला, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। ये हालात है। तो प्रदेश पूरी तरीके से मन बना चुका है कि सरकार कांग्रेस की आनी निश्चित है और 50 सीटें अभी मीडिया के माध्यम से हमें सूचनाएं मिल रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि प्रदेश में 50 सीटें कांग्रेस जीत रही है। लेकिन भाजपा का दावा है अब की बार 60 के पार। ये तो डायलॉग, ये तो जुमलेबाजी है। इनके तो जुमले पश्चिमी बंगाल में भी थे, अभी पिछले इलेक्शन में, अभी हिमाचल में क्या हाल हुआ इनका। तो ये तो जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी तो करते हैं, जुमलेबाजी के करके तो इन्होंने केंद्र की सरकार जुमलों पे चल रही है। ट्रिपल इंजन, डबल इंजन कह के क्या किया। मोदी जी आते हैं, मोदी जी आए, मंदिर गए, केदारनाथ बाबा के दर्शन किए और दिल्ली चले गए। कुछ धरातल पर कुछ नहीं है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, 3 मुख्यमंत्री बदलने में टेस्ट ही करते रहे मुख्यमंत्रियों को। मुख्यमंत्री आपकी भी सरकार में बदले, बहुगुणा जी हुए, उसके बाद रावत जी हुए, उसके बाद तमाम कयास लगा जाने लगे हरीश रावत की सरकार गिरेगी, उसके बाद और नया चेहरा आएगा। देखिए, उस समय मैं पीसीसी में था, उस समय मुख्यमंत्री बदले। मुख्यमंत्री बदलने का पीछे भी कारण था उसमें। तो वो बदल के अच्छा प्रदेश को एक अच्छा नेतृत्व दिया। हरीश रावत जी आए। हरीश रावत जी एक अनुभवी नेता है हमारे, तो उनका जो समय मिला प्रदेश में काम करने को, उसका फ़ायदा प्रदेश को मिला। उससे जनता संतुष्ट नहीं थी, तो बहुगुणा जी से फैसला लिया हाईकमान ने कि नहीं, वहाँ पे स्थिति ऐसी है तो किया। लेकिन यहाँ पे तो एक महीने में टेस्ट कर रहे हैं ना। ये तो डबल इंजन, हम डबल इंजन तो नहीं थे ना। हम तो ना कोई हमने नारे दिए ना जुमले दिए। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने उनका हाईकमान को लगा कि अभी बहुगुणा जी का कार्यकाल ठीक नहीं है, हरीश रावत जी को दिया। हरीश रावत जी ने करके दिखाया। हरीश रावत जी की जितनी योजनाएं थी वो प्रदेश में सारी इन्होंने बंद कर दी। इतनी लोगों की योजनाएं चलाई थी। पिछले 10 सालों की अगर रुद्रपुर की बात करें तो क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ, चाय लीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि होना तो बहुत कुछ चाहिए था। रुद्रपुर में करने के लिए बहुत कुछ था। रुद्रपुर के विधायक जब कांग्रेस की सरकार में थे तब भी विधायक थे, तब ये कुछ नहीं कर पाए। जब इनकी सरकार आई, यहाँ से लेके दिल्ली तक, निगम में इनकी सरकार, विधानसभा में ये बैठे, दिल्ली में इनकी, तो अब करने के लिए इनके लिए गोल्डन चांस था। ये स्वर्णिम, मैं कहूँगा, रुद्रपुर के लिए समय दिया लोगों की जनता ने। और विधायक जी को 25-26 हज़ार से इतना बड़ा बहुमत देके जिताया, इतनी बड़ी उम्मीद थी। लेकिन क्या हुआ, वही ढाक के 3 पात नजर आए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे विधायक जी की सोच ही विकास वाली नहीं है। विकास की सोच तो अलग ही होती है। काम करने का जो जज्बा होता है, आप सुर्खियाँ बटोर सकते हैं, आप लाइमलाइट रह सकते हैं, आप चमक धमक में अपने भाषणों से, अपनी स्पीच से अपने उनको, लोगों को एक केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन वो कुछ दिन की चकाचौंध होती है। जनता को काम चाहिए। जनता के जीवन में क्या बदलाव किया, जनता के लिए आपने क्या ऐसे काम किए कि जिससे वो उनके लिए काम आ रहा है रुद्रपुर में। कोई एक काम नहीं किया। कोई भी ऐसा देहरादून से योजना लाके रुद्रपुर में क्या एक लगाई हो तो मुझे बताएं। सिडकुल में हमारे स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी ने बसाया। रुद्रपुर के लिए सरकारी हॉस्पिटल कांग्रेस की देन, मेडिकल हॉस्पिटल कांग्रेस की देन, क्लब बनाया वो कांग्रेस की देन। जो सारा कुछ बनाया हुआ तो कांग्रेस का ही है। मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आता कि भाजपा का कुछ किया हुआ है। एक बताएं अगर कुछ किया है तो लोगों के हित में जो काम आ रहा हो। आप किसान कांग्रेस कामगार कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सिडकुल में यहाँ पर 70% स्थानीय युवाओं को जो है रोजगार मिलने की बात थी, लेकिन आज पूरी तरीके से विपरीत स्थिति है। क्या कहेंगे? देखिए, ये 70% का होना चाहिए। उत्तराखंड वासियों को इसका लाभ मिलना चाहिए, इसके मैं बहुत पक्षधर हूँ। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, स्थिति प्रैक्टिकल कुछ होता है,
क्योंकि कुछ ऐसी कोर हैं जो यहाँ पे नहीं अवेलेबल है। जैसे कि आप वेल्डिंग लाइन है, जैसे टेक्निकल चीज़ हैं कुछ जो उत्तराखंड में, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया कि उनको ट्रेनिंग देके उद्योगों के लायक बनाया जाए। उसके लिए युवाओं को तैयार किया जाए कि ये उद्योगों में जाएं, यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग देके उनको उस लायक बनाया जाए कि वो उद्योगों के काम आए। तो जो यहाँ पे ट्रेड नहीं है उत्तराखंड में, जो लोग यहाँ के नहीं हैं उसमें, तो उसके लिए तो बाहर से हायर करना पड़ेगा ना उद्योग चलाने के लिए। तो वो ही किया गया। बाकी जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को, उत्तराखंड लोगों को काम दिया गया है। और अब आजकल तो उल्टा हो रहा है। हमारी सरकार ने काम दिया, आज भाजपा की सरकार में उनसे काम छीना जा रहा है, उसका कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा है। एक जैसा कि आपने अभी बताया कि फैक्ट्री के बाहर श्रमिक हड़ताल पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पीछे पिछले दिनों एक बात सामने आई थी कि बाहरी लोग जो हैं वो आंदोलन को सिडकुल का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उसमें भागीदारी करते हैं आंदोलन में और सिडकुल का माहौल ख़राब करते हैं। फैक्ट्री प्रबंधन और श्रमिकों के बीच में एक तरीके से खाई खोदने का काम करते हैं, पैचअप नहीं होने देते मामले। नहीं, आपकी बात सही है, ये ऐसा होता है। कुछ लोग श्रमिकों को भड़काने का भी काम करते हैं। और मैं क्योंकि उद्योगों से, सिडकुल से संबंधित भी रहा हूँ, तो हमने भी इस चीज़ को देखा है। अगर ऐसी, मैं तो चाहता हूँ कि औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए वहाँ पे मजदूरों को अगर शोषण कहीं हो रहा है, निश्चित रूप से शोषण नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं, ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, कुछ ही कंपनियाँ सिडकुल में ऐसी होंगी जहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होती होंगी, लेकिन अक्सर जैसे टाटा मोटर्स की कंपनी है, बजाज ऑटो है, अशोक लीलैंड है, नेस्टले है, ब्रिटानिया, ये कंपनियों में जो है सब लोग काम कर रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं उनको मिल रही हैं और सारी कंप्लाइंसेस जो गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस है वो सब पूरी करते हैं। तो कहीं असंतोष वहाँ पे है जहाँ पे या तो कोई प्रबंधक का आदमी हठधर्मिता पे आ जाता है या कुछ आपसी सामंजस्य नहीं बैठा पाता मजदूरों के साथ में। मजदूर एक ऐसी कौम है कि अगर इसको देखो, पैसा तो एक लिमिट से ही मिलेगा, लेकिन इसको अगर सम्मान से बात कर लोगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसके नसीब में पैसा तो उतना ही दिया है ऊपर वाले ने जितना उसको मेहनत करके मिलेगा, लेकिन सम्मान तो उसको हम दे सकते हैं ना, उस सम्मान का भी भूखा होता है। आपका मानना है कि सिडकुल में फैक्ट्रियां जो हैं वो श्रमिकों का सम्मान नहीं करती? नहीं, कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो नहीं करती इस काम को। मैंने बताया ना, ज़्यादातर कंपनियां, लगभग हमारी, मैं मानता हूँ 70% कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छे घरानों से हैं और सारी चीज़ों को पूरा करती हैं। और उनके अंदर मैं खुद कहता हूँ कि कोई बाहरी आदमी, जो आपने क्वेश्चन उठाया ये बहुत बढ़िया है कि बाहरी आदमी आके राजनीति करना चाहता है उसके अंदर, मजदूर और मालिक और फैक्ट्रियों के बीच में, वो हमें मंजूर नहीं होगा। उसके लिए हम भी पसंद नहीं करेंगे। हमने पहले भी इस चीज़ के लिए काम किया है कि राजनीति का अड्डा नहीं है, औद्योगिक, क्योंकि पश्चिमी बंगाल और अन्य कई उदाहरण हैं इसके कि जो मजदूरों की जो भड़का के और जो राजनीति की गई, उनसे औद्योगिक घराने बर्बाद हो गए। तो वो हम नहीं होना देना चाहेंगे। यहाँ पे उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है और उद्योग यहाँ पे फले फूलें, उद्योगों का विस्तार हो और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे आए, एक औद्योगिक वातावरण तैयार हो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। तो हम इस तरफ हमारा प्रयास रहेगा हमेशा। सीपी शर्मा की अगर बात करें तो सीपी शर्मा रुद्रपुर सीट से जो दावेदार हैं, 4-5 जो भी दावेदार हैं उनमें से एक हैं। अगर पार्टी किसी और को मौका देती है तो सीपी शर्मा की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, मेरी भूमिका, मैं हमेशा बहुत स्पष्ट और एक सबसे बड़ी ये कहना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक जो यहाँ का परिवेश है, एक ट्रेंड चला रहा, बस एक ही ट्रेंड पर राजनीति चल रही है रुद्रपुर की। मैं सबसे पहले उस ट्रेंड को बदलना चाहता हूँ। जो सिर्फ एक भगत सिंह चौक के आसपास जो मार्केट की एक राजनीति है, वही राजनीति की दिशा और दशा तय करता है रुद्रपुर। मैं उससे बाहर निकल के आना चाहता हूँ। मैं राजनीति का केंद्र बनाना चाहता हूँ गरीब बस्तियों को, मोहल्लों को, उनके बीच में जाके मैं बीच से राजनीति निकले। ये भगत सिंह चौक के इर्द गिर्द और जो बस यहाँ पे गांधी पार्क तक और यहीं तक सिमट के जो राजनीति रह जाती है, मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ।
मैं चाहता हूं कि बस्तियों की लोग के लाभ के, उनके परिवर्तन के लिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए राजनीति हो, उनके भविष्य के, उनके बच्चों के भविष्य के लिए ऐसी योजनाएं हों। आज सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए आप, रुद्रपुर के अंदर किसी में, जबकि अगर किया जा सकता तो सरकारी स्कूलों के लिए बेहतर काम किया जा सकता था। आज कोरोना काल में कितनी फीस माफ़ी के लिए आंदोलन हुए, लोग फीस नहीं भर पाए। अगर सरकारी स्कूल, बच्चों के स्कूल हमारे बेहतर होते तो हमें उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं, गरीब का बच्चा भी पढ़ पाता। सिडकुल में 8,000-7,000 रुपये पर नौकरी करने वाला, उसको एक शिक्षा का एक अच्छा सा सरकारी स्कूल मिल जाए, उसको स्वास्थ्य का अच्छी सी एक चिकित्सा मिल जाए और उसको शुद्ध पानी पीने का मिल जाए, तो यही तो राजनीति के यही तो काम है कि हम एक अच्छा वातावरण तैयार करें। और उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, मैं संकल्पित हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा, मैं निश्चित रूप से, मुझे कोई लालच नहीं है पैसा कमाने का, ना मुझे कोई बड़ी गाड़ी में घूमने का, वो ऑलरेडी मेरे पास साधन है सब, मुझे कोई शौक नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, मेरे दादा की, मेरे पिता की, उनके अनुरूप मेरा एक बिल्कुल साफ़ सुथरा कहना, साफ़ सुथरा काम करना और लोगों के जीवन में अगर मैं बदलाव ला सकूं, उसके लिए काम करना, यही मेरा मकसद है राजनीति का। और मैं निश्चित रूप से, चाहे हमारे किस सर्व समाज के लोग, मैं सबके लिए, और निश्चित रूप से गरीबों का, क्यों? क्योंकि मैंने भी गरीबी देखी है, मैं गरीबों के बीच से उठ के आया हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैंने भी फैक्ट्रियों में नौकरी करी है, मैंने भी कारोबार किया है, मैंने हर दौर देखा मैंने। तो मैं चाहूँगा कि उसका जो अनुभव मेरे पास है उसको मैं बांट सकूं, उसको शेयर कर सकूं लोगों के साथ में, और उसको एक राजनीति के माध्यम से, मुझे पता है कि पैसा कैसे आता है। देहरादून से पैसा लाकर रुद्रपुर में लगाना मेरे से अच्छी तरह आता है। मैं क्योंकि मैंने कारोबार भी किया है, तो मुझे जानता हूँ मैं कि अपने बड़े नेताओं से, अधिकारियों से कैसे काम कराना है, कैसे उसको कराना है, वो मैं अच्छी तरह से, अगर मुझे मौका मिला, निश्चित रूप से 5 साल तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मुझे लालच ही नहीं है। मैं तो अपनी जेब से आज की डेट में मुझे कोई स्वार्थ लालच मेरे मन में है ही नहीं। और कभी भी जीवन में मैं राजनीति से पैसा कमाने का या राजनीति से कोई लालच, मुझे सिर्फ यही है कि समाज सेवा का जो मेरे अंदर जज्बा है, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ और वो करूँगा। सीपी शर्मा की बात करें तो किसान आंदोलन से लंबे समय जुड़े रहे, किसानों के साथ नज़र आते थे, नारे लगाते हुए नज़र आते थे। क्या मानते हैं, मोदी जी ने किसान बिल वापस ले लिए, उसके बाद कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है? देखिए, भाजपा ने एक चीज़ सिद्ध कर दी है कि ये लोगों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकती, ये दबाव पे काम करती है। अगर इनके मन में जरा सा भी प्रदेश के, देश के किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के प्रति वो होता, तो ये बिल जिस वक्त इनको आगाह किया गया था किसानों के द्वारा, पंजाब के किसानों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों और रुद्रपुर के किसानों के द्वारा, तो उसी समय इस पर निर्णय ले सकते थे। ये सिद्ध हो गया है कि मोदी जी बहुत हठधर्मिता के आदमी हैं। ये देश के लोगों से भी हठधर्मिता करते हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया उनसे हठधर्मिता करते हैं, उनसे दो हाथ करना जानते हैं। वो उसी का नतीजा रहा कि जब देखा कि चुनाव हारने की कगार पे आ चुके हैं, पूरे इनके नेताओं को गाँव में नहीं घुसने दे रहे, किसान इनको अपनी चारपाई पे नहीं बैठने दे रहे, किसान इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने एक जाने का माध्यम बनाया कि अब तो लेना ही पड़ेगा। आप एक चीज़ बताइए कि 1 लाख की रैली में ये बसें भर के मंगवा सकते हैं, 500 रुपये दे के बसें एक उनको लेके अपनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन कोरोना काल में जो बिहार का मजदूर और उत्तर प्रदेश का मजदूर जो सड़कों पर मर रहा था, उस समय बसें नहीं लगा सकते थे मजदूरों के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ये दबाव में काम करते हैं, इनको देश के लोगों से प्रेम नहीं है, ये व्यापारी मानसिकता के लोग हैं। रुद्रपुर की अगर बात करें तो नजूल यहाँ बड़ा मुद्दा था और चुनाव के आते आते एंड समय पर भाजपा ने कैबिनेट में लाकर उसे पास कर दिया। क्या मानते हैं, कितना फ़ायदा जो है वो भाजपा को मिलेगा इसका? देखिए, नजूल का मुद्दा का तो इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। ये क्या करना चाहते हैं, इस चुनाव को, रुद्रपुर के चुनाव को
नजूल पर केंद्रित करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ काम तो विधायक जी ने या भाजपा की सरकार ने कुछ किया नहीं है। तो अब कैसे चुनाव में करना है, तो नजूल पे गुमराह करके उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। अभी मैंने पूछा इनसे उसमें कि आप ये बताइए कि आपने कर दिया, सिंगल पेज का एक आदेश लाइए, कहाँ है? 10 पन्नों का आदेश दिखा रहे हैं कि वो उसमें अभी इनके शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत जी ने कहा कि जो है ये पूरे प्रदेश का मसला है। हल्द्वानी 80% नजूल पे है, देहरादून है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर में है, रुद्रपुर, तो ये पूरे प्रदेश से जोड़ रहे हैं। मेयर साहब अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ रहे हैं, उनकी कुर्सी अभी आज तक, तो कस्में खाना, धर्म खाना, गाय की कसम, धर्म की कसम और गौ माता की, और ये करके सब ने कसम खा रखी अपनी। अभी पार्षदों ने कुछ दिन पहले गंगा जल की कसम खा रखी थी। उसके बाद मेयर साहब ने जो है कुर्सी पे नहीं बैठने की कसम खा रखी है। विधायक जी ने अपनी कसम खा रखी है कि मैं नजूल, तो कसम मत खाइए। अब हम कहते हैं ये राजनीति मत कीजिए कसम धर्म खाने की। आप संकल्प दिखाइए, अपना काम करने की इच्छा शक्ति दिखाइए, आप मजबूती से आप काम करिए। आप कसम धर्म खा के, ये तो जनरल रूटीन वर्क उसमें होता है कि भाई मैं तेरी कसम खाता हूँ, मैं तेरी कसम खाता हूँ। ये इस तरह की राजनीति करके चौपट कर रखा है रुद्रपुर को, पूरा तरीके से चौपट है रुद्रपुर। रुद्रपुर में इतनी संभावनाएं हैं काम करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र है। मैं तो कहता हूं कि अगर मुझे मौका मिलेगा। लेकिन विधायक जी का कहना है कि तमाम बड़े प्रोजेक्ट इसलिए चले गए यहाँ से क्योंकि यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध नहीं थी और किच्छा में ज़मीन उपलब्ध थी। कौन से प्रोजेक्ट? तमाम, जैसा कि आप बस अड्डे की बात कर लें या फिर एम्स की बात कर लें या तमाम उसकी बात कर लें, यहाँ पे तो शहर के बीचों बीच बस अड्डा बन रहा है, लेकिन यहाँ किच्छा में भव्य तरीके से बस अड्डा बनाया जा रहा है। बस अड्डे के लिए तो कई जगह थी यहाँ पे, उसके लिए बहुत सारे उसका प्लान सब किया जा सकता है। हल्द्वानी भी ऐसी स्थिति है। हल्द्वानी में भी इंदिरा हृदय जी ने पूरा एक लेआउट बना के दिया था और वहाँ पे स्टेडियम भी बनाया और बस अड्डे का भी प्रावधान दिया और बहुत सारे काम किए थे उन्होंने। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें उनसे भी सीख लेना चाहिए था कुछ। हमारे बराबर की विधानसभा है हल्द्वानी, आप वहाँ के विकास की तुलना आप रुद्रपुर से करके देख लीजिए, आपको अंतर समझ आ जाएगा कि हम उनसे कितने पीछे हैं। हम, ऐसा लगता है कि अभी भी हम बहेड़ी और रामपुर बरेली के क्षेत्र हैं, अभी भी हम उत्तराखंड का क्षेत्र कहाँ बन पाए विकास के मामले में। अगर एंट्री प्रवेश द्वार है, ये तो बहुत सुंदर विधानसभा बन सकती है। लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद एक बार सरकार आपकी, एक बार भाजपा की, एक बार आपकी, एक बार भाजपा की, ऐसा रहा है। क्या कमी रह गई जो कि कांग्रेस 5 सालों में नहीं कर पाई? कांग्रेस ने सब काम किए, कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं। कांग्रेस ने पूरा इंडस्ट्री उद्योग बसाए। कांग्रेस ने रुद्रपुर के अंदर जितनी योजनाएं, मेडिकल कॉलेज आज बना है तो कांग्रेस की देन है। और जो जितना भी सारी योजनाएं हैं सारी कांग्रेस की हैं। जितने भी सारे आप देखेंगे तो सब कुछ कांग्रेस का दिया हुआ। जिधर भी आंख उठाएंगे आप ये देख लीजिए, आप मंडी समिति और सड़क जो पूरा ये बना है पूरा सब कांग्रेस की देन है। जितनी भी सड़कें हैं सब कांग्रेस की देन है। आखिरी सवाल है आपसे, जैसा कि आपने खुद बताया कि आपकी पृष्ठभूमि, परिवार की पृष्ठभूमि जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके दादा भी रहे और नाना भी रहे। क्या मानते हैं कांग्रेस कितनी तवज्जो आपको देगी? मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। मेरा एक ही सिद्धांत रहता है कि मैं अपना काम करता हूँ और मैं बराबर काम करते जा रहा हूँ। पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, कांग्रेस के लिए, लोगों के लिए समाज सेवा कर रहा हूँ। अगर इस कांग्रेस पार्टी इसको देखे और देख भी रही है, कांग्रेस इसको कंसीडर करेगी निश्चित रूप से। युवाओं का ज़माना है, युवाओं का दौर है और नए चेहरों को लॉन्च करे, नए चेहरों से आगे बढ़े कांग्रेस। कब तक आप पुरानी चीज़ों पे बैकफुट पे जाते रहेंगे? आज कांग्रेस का जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो सिर्फ यही है कि उन्होंने नए पौध आगे नहीं बढ़ाई। आपका इशारा दिल्ली की तरफ है? नहीं, दिल्ली की तरफ तो है। हमारे राहुल गांधी जी युवा हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीद है। राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे 2 ऐसे चेहरे हैं कि दोनों युवा हैं और दोनों का जज्बा और जोश जो है। तो कांग्रेस में बदलाव की कहाँ ज़रूरत है? कांग्रेस में बदलाव की ज़रूरत है कि हमारा जो इंजन है वो नया है, लेकिन डब्बे पुराने हो चुके हैं हमारे। कुछ डब्बे भी नए चाहिए, तभी तो ट्रेन सरपट दौड़ती नजर आएगी। प्रदेश स्तर पे या प्रदेश स्तर पे भी और सेंट्रल में भी।
सेंट्रल में तो है ही है। आप मानते हैं कि बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की जरूरत है। जब तक आप नए चेहरे नहीं लाएंगे, नई पौध आगे नहीं बढ़ाएंगे, नई युवा का दौर है, युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। युवाओं को, क्योंकि मेरे अंदर जो ऊर्जा है काम करने की, जो मेरी सोच है, जो मेरा विजन है, वो मेरे अंदर है। मैं चाहता हूँ उसको धरातल पे निकले वो, तो उस ऊर्जा के साथ मैं काम करूँ। अब जो कई 6 7 7 8 8 10 10 मतलब वो चुनाव कर रहे हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, और बुजुर्ग ठीक है, उनके सम्मान रहना चाहिए पार्टी के अंदर, उनका एक दर्जा है, उनका एक मार्गदर्शन है, उनके बिना पार्टी अधूरी है। लेकिन मिक्सअप करके चलना पड़ेगा आपको, कुछ वरिष्ठ जो अनुभवी नेताओं को और उनके साथ में युवा टीम को लेके एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। क्या मानते हैं इस विधानसभा चुनाव में युवाओं को मौका मिलेगा? मैं तो चाहता हूं पार्टी बिल्कुल संज्ञान ले और युवाओं को मौका दे। क्योंकि आगे के लिए लंबा अगर आपको लेके चलना है, क्योंकि कांग्रेस कोई एक शॉर्ट टर्म काम नहीं करती। कांग्रेस 70-75 साल लगातार शासन किया कांग्रेस ने, और अब जब कांग्रेस आएगी तो लंबा ही चलेगी कांग्रेस। तो इसके लिए तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी ना अपनी टीम की। तो राहुल जी और प्रियंका जी जैसे काम कर रहे हैं, मुझे निश्चित रूप से भरोसा है कि युवाओं को अब मौके मिल रहे हैं। अब मैं जगह जगह देख रहा हूँ कि उनको पार्टी में बड़े बड़े ओहदों पे रखा जा रहा है। जैसे मुझे ही देखिए आप, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया कामगार कांग्रेस का, मुझे पार्टी ने पूरा मौका दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ पार्टी का कि मुझे एक प्रदेश की अनुभव के आधार पे, मेरे काम के आधार पे मुझे उन्होंने इतने बड़े पद से नवाजा। तो मैं उस तरफ काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ये और भी आगे बढ़े, और हम विधानसभा में भी हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है वरिष्ठ और युवाओं का, एक बढ़िया टीम वहाँ पहुँचे, ताकि उत्तराखंड को हम एक मजबूत प्रदेश बना के एक सुदृढ़ बना सके। और लोगों, क्योंकि युवाओं के अंदर एक जोश होता है काम करने का, ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, वो कुछ करना चाहते हैं, अपना लोगों के लिए करना चाहते हैं। तो वो जज्बा जो होता है उसको हमें समझना की ज़रूरत है, और पार्टी इसको संज्ञान ले। सीपी शर्मा जी हमारे साथ थे, बेबाकी से सवालों के जवाब दिए, और एक कांग्रेस में बदलाव जरूरी है ये भी बताया, वरिष्ठता भी बनी रहे और युवाओं को भी मौका मिले, इसकी भी उन्होंने उम्मीद जताई है। आप हमारे संग बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।